नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में संस्कृत शिक्षा से जुड़े 261 छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश के सभी जनपदों में विकसित होंगे संस्कृत ग्राम। 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं रही दुरुस्त। स्वास्थ्य सचिव ने मेडिकल स्टाफ की सराहना की। कहा, खिलाड़ियों और मेहमानों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने में उत्तराखंड रहा सफल। और देहरादून नगर निगम में स्वच्छता वॉर रूम की स्थापना। नगर निगम क्षेत्र में कूड़े से जुड़ी समस्याओं का समाधान 1 घंटे की अवधि में करने का रखा गया है लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संस्कृत शिक्षा से जुड़े 261 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान में 2024-25 हेतु 10वीं और 12वीं के कुल 24 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः 5100, 4100 और 3100 रुपए की धनराशि दी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्कृत शिक्षा के छात्र छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि राज्य सरकार संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के माध्यम से संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के प्रोत्साहन हेतु प्रथम बार गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत संस्कृत विद्यालय में अध्ययनरत सभी वर्गों की बालिकाओं को 3012 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 13 जनपदों में 13 संस्कृत ग्राम विकसित करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष हमेशा प्रयास रहता है कि हमारे काम संस्कृत भाषा में भी आगे बढ़े। कंप्यूटर अगर कोई भाषा समझता है सबसे ज्यादा आसानी से, तो भाषा हमारी देववाणी संस्कृति है। जैसा अभी गैरोला जी बता रहे थे, सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो हमारे समस्त वेद, पुराण और उपनिषदों की जो रचना है वो संस्कृत में की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसीलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत की व्यापकता का प्रमाण इस बात से लगाया जा सकता है कि आयुर्वेद से लेकर योग तक, दर्शन से लेकर गणित तक, साहित्य से लेकर विज्ञान तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा तक प्रत्येक क्षेत्र के प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में ही रचे गए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान स्वास्थ्य विभाग का अहम योगदान रहा है। इस ओर खिलाड़ियों के उपचार और उन्हें सुविधाएं देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की थी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें सभी खेल स्टेडियमों और निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात रही। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों पर 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी। 38वें राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवमयी क्षण थे। खिलाड़ियों और मेहमानों को उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना हमारी प्रमुख प्राथमिकता थी और हम इसे हर स्तर पर सुनिश्चित करने में सफल रहे। हमारी टीम द्वारा खिलाड़ियों और मेहमानों की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा गया। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। उन्होंने कहा, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी और चंपावत जनपदों में हुई खेल प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ियों को जरूरत पड़ने पर तुरंत उपचार मुहैया कराया गया। उन्होंने कहा, अधिकांश मामले मसल स्पेन, मोच, खेल के दौरान हल्की चोट लगना, डिहाइड्रेशन, बुखार और बदन दर्द के थे। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीमें 9 जनपदों के 11 इवेंट स्थलों में चौकस रही। मेडिकल टीम किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार थी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के अनुसार मेडिकल टीमें स्वास्थ्य केंद्र और स्टेडियम में 24 घंटे तैनात रही। उन्होंने खेलों के दौरान बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सभी डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य सहयोगियों की सराहना की। देहरादून नगर निगम के मेयर और नगर आयुक्त ने निगम परिसर में स्वच्छता वॉर रूम की स्थापना करते हुए कार्यालय का उद्घाटन किया है। वॉर रूम के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र में कूड़े से जुड़ी समस्याओं का समाधान 1 घंटे की अवधि में किया जाएगा। नगर निगम द्वारा स्वच्छता पेट्रोलिंग की भी शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए नगर निगम क्षेत्र को सब जोन्स में बांटा जाएगा। साथ ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 वार्डों को स्वच्छतम वार्ड के रूप में मान्यता दी जाएगी। नगर आयुक्त ने बताया कि इस पहल से नगर निगम देहरादून स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग हासिल करने का प्रयास कर रहा है। भारत सरकार द्वारा
स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां की जा रही हैं और इस क्रम में लगातार ट्रेनिंग का भी आयोजन किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में नगर निगम के द्वारा एक स्वच्छता वॉर रूम की स्थापना की गई है और यहाँ पर बेसिकली जितने भी हमारे, क्योंकि इस बार जो पैरामीटर्स हैं उसमें प्रत्यक्ष जो साफ़ सफाई है शहर की उस पर अधिक वेटेज दी गई है भारत सरकार के द्वारा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे शीर्ष अधिकारी हैं नगर निगम के और विभिन्न पटलों के जो नोडल ऑफिसर्स हैं उन सभी को जोन आवंटित करते हुए लगातार उनके द्वारा स्वच्छता पेट्रोलिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि कहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा साइट ना हो जिसमें कि स्वच्छता को लेकर के किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाए, और यदि ऐसा कोई स्पॉट मिलता है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करते हुए विदिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम क्लियर करवाएंगे। चंपावत जिले सहित पर्वतीय क्षेत्रों में इन दिनों आलू की बुआई चल रही है। चंपावत जिले की बात करें तो डुंगरा सेठी, खुनाबोरा, रायनगर, देवीधुरा आदि क्षेत्रों में खेत तैयार करने के साथ ही अगेती फसल की बुआई की जा रही है। जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में 900 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में आलू की बुआई की जाती है। जिला उद्यान अधिकारी टीएन पांडे ने बताया कि जिले में 900 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की खेती की जाती है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष आलू बीज मुनस्यारी आलू फेडरेशन मधकोट से 700 कुंतल बीज 50% सब्सिडी पर चंपावत, लोहाघाट, खेती खान, देवीधुरा उद्यान सचल केंद्रों से किसानों को वितरित किया जा चुका है। देखिए, हमारे जनपद चंपावत में 900 हेक्टेयर में आलू की खेती होती है और हमारा वर्तमान में इस समय आलू का बीज जो है मुनस्यारी आलू फेडरेशन से मधकोट से 700 कुंटल आलू का बीज प्राप्त कर चंपावत, लोहाघाट, खेती खान, देवीधुरा सेंटरों से लगभग 700 कुंटल आलू बीज का वितरण किया गया है। और हम इस वर्ष भी अपने जो हमारे उद्यान हैं जैसे मुड़ियानी हमारा है खतेड़ा और गोसनी में आलू बीज का हम उत्पादन स्वयं कर रहे हैं ताकि अगली वर्ष हम अपने ही उद्यान से उत्पादित आलू बीज का वितरण कृषक बंधुओं को कर सकें। वहीं राकड़ी फुलारा ग्राम पंचायत के किसान राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि आलू की खेती फरवरी से मार्च माह तक की जाती है। उन्होंने बताया कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी इसे करते आ रहे हैं। यह मुनाफे की खेती है। आलू की खेती जो है हम स्टार्टिंग फरवरी स्टार्टिंग से शुरू करते हैं अगेती खेती में, और इसकी बाद की लास्ट खेती जाती है ये होली के बाद बोलें तो मार्च तक के। और ये आलू की हम लोग बहुत पहले से खेती करते हैं। हमारे दादा परदादा यूँ कहें कि हमारे पिताजी लोग भी आलू की खेती करते थे। हम जब छोटे छोटे होते थे उस समय तो हमारे उसमें बोरी होती थी। बोरी का मतलब है उसमें क्विंटल होता था, और आजकल इसमें 50 केजी में आते हैं वो कट्टे में। उसमें आजकल हम उस हिसाब से पहले हम 35 कट्टे आलू करीब लगाते थे। 2 भाई हुआ करते थे, चाचा और पापा हुआ करते थे। हम लोग 35 बोरी लगभग लगाते थे। आज उसका हम 2 भाई में कहें तो अभी 5 बोरी लगा रहे हैं, बस 5 कट्टे मतलब मात्र, और नहीं तो उतना वो नहीं है। लेकिन मुनाफे की खेती है क्योंकि इसमें हमने बचपन से काम किया है, उससे हम लोग आज तक बड़े भी हुए हैं। जो भी हमने इससे जो भी जोड़ा है, जो भी किया है, जो भी आज तक कमाया है, लेकिन सब कुछ घर परिवार ठीक है इससे चलता था। गोविंद सिंह बाहरा राजकीय चिकित्सालय रानीखेत का भवन खतरे की जद में है। अगस्त 2024 में आई आपदा के कारण चिकित्सालय के पिछले हिस्से में सुरक्षा दीवार गिर गई थी, लेकिन अभी तक भी सुरक्षा दीवार का निर्माण न होने के कारण अस्पताल पर लगातार खतरा बना हुआ है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी सुरक्षा दीवार का निर्माण जल्द करने के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन अभी तक भी निर्माण नहीं हो पाया है। वहीं वर्तमान में पानी की निकासी न होने के कारण पुनः चिकित्सालय परिसर के एक हिस्से में भूस्खलन हो रहा है। रानीखेत का राजकीय चिकित्सालय क्षेत्र का एकमात्र चिकित्सालय है जहां दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से लोग अपना इलाज करने पहुंचते हैं। चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर संदीप दीक्षित का कहना है कि जिला प्रशासन से बात की गई है, लेकिन एस्टिमेट मानकों के अनुरूप सही नहीं था, जिसके बाद अब विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।